बहुजन समाज पार्टी के लिए चैलेंज देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी का उभार जिन जिन राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक बड़ा तेज़ी से घट रहा है। ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि बहुजन समाज का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है? और अगर खिसक रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या बहुजन समाज में ही ऐसे तमाम सारे दल बन गए जिसकी वजह से ये चीज़ें हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये कुछ लोगों को लग रहा है, विरोधी पार्टियों को लग रहा होगा ऐसा। बहुजन समाज पार्टी का जो बेस कैडर वोट है, वो कैडर वोट कहीं भी नहीं खिसक सकता। उस कैडर वोट को पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। जो परसेंटेज बहुजन समाज पार्टी को मिला है वो प्योर कैडर वोट है, वो क्रीम वोट है। उसके साथ दूसरा वोट, जो दूसरे वोट जुड़ते थे वो उसको कह सकते हैं, वो इस बार हमें नहीं मिला। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ पहले भी था, अब भी है और रहेगा। वो क्या आपको लगता है कि मंडल और कमंडल की राजनीति में बहुजन समाज की पॉलिटिक्स ज़्यादा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, पिस के रह गई है? देखिए, एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। इस देश से रोजगार ख़त्म हो चुका, इस देश से बिजनेस ख़त्म हो चुका, इस देश का बहुत सारा तबका आज के टाइम में आटा दाल चीनी मांगने पे लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ? कि आज की सरकार ने उसको आटा दाल चीनी फ्री में मांगने के लिए मजबूर कर दिया। और वो तबका 40% है और 40% लोग एक महीने में बार बार यही सोचते हैं कब डिपो पे ना जाए, कब आटा दाल चीनी आए, तब हम लेने के चले जाए। और वो उनका धरना प्रदर्शन, उनकी डिमांड, उनको सरकार से लेने का मतलब उनकी मांग केवल एक ही रहती है कि हमें आटा दाल चीनी फ्री में और कुछ बढ़ा दिया जाए, तेल बढ़ा दिया जाए, नमक बढ़ा दिया जाए, हमारे कुछ और चीनी ज़्यादा कर दी जाए, चावल ज़्यादा कर दिया जाए, गेहूँ ज़्यादा कर दिया जाए। ये उनकी डिमांड रहती है। सरकार कहती है कि इनकी डिमांड 40% लोगों की ये है। उसी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार कहती है तथास्तु आपको यही चीज़ हम देते हैं। वो खुश हो गई। और इस देश का 25% लोग ऐसा है जिसको, वो छोटा किसान जिसको हम बोलते हैं, छोटे किसान, वो डिमांड करते हैं सरकार से कि मेरा 12 का बिल माफ़ हो जाए, मेरी सब्सिडी, मुझे सब्सिडी मिल जाए, मुझे ट्रैक्टर में सब्सिडी मिल जाए, मेरा कृषि कार्ड का बिल माफ़ हो जाए, कृषि कार्ड का मेरा कर्जा माफ़ हो जाए। एक छोटे छोटे कर्जे के लिए वो धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार से एक बड़ी डिमांड करते हैं कि मुझे ये फ़ायदा मिल जाए। सरकार कहती है बहुत छोटी डिमांड रखी है, सरकार के आगे बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोजगार नहीं मांगी, उन्होंने शिक्षा नहीं मांगी, उन्होंने बिजनेस नहीं मांगा, उन्होंने नौकरी नहीं मांगी। उन्होंने क्या मांगा है? कृषि कार्ड का बिल, हमारा कर्जा माफ हो जाए। और सरकार कह रही है तथास्तु आपको भी दिया। इस देश में केवल 10% लोग ऐसे हैं जो बिजनेस मांगते हैं, हमें बिजनेस चाहिए, वो रोजगार मांगते हैं। और जब उनको रोजगार मांगते हैं, सरकार कह रही है कि आपको भी रोजगार दिया जाएगा, आपको संतुष्ट करेंगे। दो तबके हमने बड़े संतुष्ट कर दिए, उनकी वोट बहुत है हमें, लेकिन आपको भी संतुष्ट करेंगे क्योंकि आपकी भी जरूरत है। और सरकार जब उनको संतुष्ट करने के लिए ये कहती है कि भैया आपको संतुष्ट करेंगे, और जब वो उनकी डिमांड को पूरा करते हैं तो एक शर्त रखती है कि आप बिजनेसमैन हो, हम आपकी शर्त पूरी करेंगे, लेकिन आपको अपने बिजनेस में से हमारी सरकार को बनाने में सहयोग करना पड़ेगा। और वो करते हैं। चुनावी चंदे का जिक्र, चुनावी चंदा है, कुछ भी आप कह सकते हैं, हम बहुत चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन बहुत कहाँ यूज करते हैं उस पैसे को, वो बहुत गलत तरीके से। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला है, देश बहुत नीचे जाने वाला है, बहुत, क्योंकि देश तरक्की की ओर तब जाएगा जब इस देश की जनता को रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा प्रदान की जाएगी। जिस सिलेबस को अमीर का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में, वही सिलेबस गरीब का बच्चा पढ़ेगा। जिस स्कूल में, जिस कुर्सी पर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गरीब का बच्चा बैठेगा, उसी पे अमीर का बच्चा बैठेगा। ये होता है समतामूलक समाज की स्थापना करने का सपना, जो संविधान के तहत संविधान में दर्शाया गया है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार 1995 में बैठ करके इस सपने को पूरा करने के लिए कानून लागू किया था। एक सवाल है कि आप लोग कैडर के लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, अपना पूरा लाइफ खपा दिया बहुजन समाज पार्टी के मिशन और मूवमेंट में बहुजन समाज के। मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त क्या आप लोगों के दिमाग में पहली बात आती है जब कोई व्यक्ति जो बहुत छोटे छोटे काम करते थे और उनको बहुजन समाज पार्टी ने उनको नेता बनाया, और फिर आज की तारीख में वो और दलों में जा कर के मलाई काट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता। देखो,
हमारे यहाँ ना हमारे गुरु और हमारे मसीहा ये आज से नहीं शुरू से चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी से जब बहन जी हमें बताती है कैडर की बात तो हम बड़े गौर से सुनते हैं। हमारी आंखों में कभी कभी आंसू आते हैं। जितना बलिदान बहन जी ने किया, जितना बलिदान मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी और बाबा साहब ने किया है, उनके हम धूल के कण भी नहीं हैं। और जब उनकी बलिदान की याद करते हैं हम लोग, हमारे दिल भर आता है, हमारे आंखों में आंसू आते हैं। उस टाइम पे बाबा साहब के टाइम पे भी यही होता आया है। उनके कार्यों को, उनके नाम को, उनके बलिदान को, त्याग को, तपस्या को दबाने के लिए एक नया व्यक्ति राजनीति में कांग्रेस ने खड़ा करके रखा। और निश्चित तौर पर एक बात ये मानी जाती है कि संघर्ष करने वालों का हमेशा इतिहास लिखा गया, पैसे वालों का और इस देश में किसी का रास्ता रोकने वालों को कभी इतिहास नहीं लिखा गया। अब बाबा साहब का इसी तरह, फिर मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का इसी तरह रास्ता रोकने का काम किया। और बहन जी का रास्ता रोकने के लिए साहब एक बात कहा करते थे कि हमारे संगठन को चलाने वाले अलग लोग होते हैं, विधायक एमपी लड़ने वाले अलग लोग हैं। जो विधायक एमपी का चुनाव लड़ते हैं वो विधायक एमपी बन करके उनमें से कुछ लोग टिके रह सकते हैं जो संगठन के प्रति चिंतित होंगे, लेकिन अधिकतर लोग जो चुनाव लड़ने का काम करेगा वो अधिकतर लोग अपने स्वार्थ के लिए आएंगे और वो अपने विधायक एमपी बनेंगे। उनको विधायक एमपी बनने से मतलब है, लेकिन संगठन को अपना मिशन चलाने से मतलब है। मिशन कभी नहीं मरता। पार्टी अप डाउन हो सकती है, पार्टी को हिचकोले लग सकते हैं, लेकिन मिशन कभी नहीं मरेगा। मिशन का आपने जिक्र किया, मैं आपसे आपकी बात जानना चाहता हूं कि आपको इस बात का कब इल्म हुआ कि आपको मिशन से जुड़ना चाहिए, और वो कौन सी बात है जो आपको प्रेरित करती है इन बहुजन समाज पार्टी के लिए या फिर बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट के लिए? देखो, इसमें सबसे बड़ी जो प्रेरणा स्रोत है वो हमारे सामने आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के साथ साथ बहन जी ने एक ऐसा जादू, एक ऐसी ताकत, एक ऐसी प्रेरणा देने का काम किया इस समाज को, जो बहुत बड़ा तबका है जिनको चलने का पता नहीं था, जिनको कपड़े पहनने का पता नहीं था, जो चौक पे खड़े होकर के अपने आप को गर्दन उठा के बात नहीं कर सकते थे, जिनको मूछें रखने का अधिकार नहीं था, जिनको अपनी बात को कई सलीके से रखने का अधिकार नहीं था, उन सब के पीछे अगर किसी की प्रेरणा स्रोत कोई है वो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी है। और उन्होंने प्रेरणा करोड़ों लोगों को जो प्रेरणा स्रोत है, आज जो संगठन तरह तरह के संगठन सड़कों पे उतरे हुए हैं, उनमें जो हौसला है वो आदरणीय बहन कुमारी मालती जी और मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी अगर इस देश में बागडोर ना संभालते एक बड़े तबके की, दबे कुचले समाज की, तो मैं नहीं मानता कि कहीं भी हम लोग सिर उठा करके आज आपके सामने भी बैठे होते हैं। यहाँ तक आपकी ये यात्रा यहाँ तक कैसे पहुँची? ये देखो, ये हमें भी नहीं पता चला कब हम मिशन में लगे। 2001 में पार्षद बने। उससे पहले जब हमारे पिताजी मिशन में रहे, हमारे भाई बामसेप में रहे, वहाँ से साहब के साथ मिशन शुरू किया। और बहन जी का पहले चुनाव उसमें हम गए। फिर उसके बाद हम लोग 1990 में सहारनपुर शहर में प्रवेश किया। 2001 में पार्षद बने, 2006 में पार्षद बने, फिर पुत्रवधू पार्षद रही। अब हमारे परिवार का यानी कि हम 26-27 साल तो हमें पार्षद ही में अपने मतलब एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ऑलरेडी थे आप? बिल्कुल। हम लोग क्योंकि बूथ की राजनीति हमारे भाई भरत सिंह रहे हैं, गांव में बूथ के अध्यक्ष रहे, सेक्टर अध्यक्ष रहे। हमने बूथ का काम लगभग 8 साल तक बूथ और सेक्टर BBF के हम लोग रहे। BBF हमारी वॉलंटियर फोर्स रही, उसमें काम किया। तो बहुत बारीकी से हमने बूथ पे जुड़ के काम किया और सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से जानते हैं। इसलिए आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने धीरे धीरे करके कब हमें जिले पर रखा, कब हमें पहली मुलाकात आपको याद है बहन जी से? कब आप पहली बार मिले थे, कैसे मिले? नहीं, पहली तो हम लोग अपने पिताजी के साथ मिले थे। और बहन जी जब चुनाव लड़ी थी कैराना में, तो साहब मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी बैठे थे, चारपाई थी। हाँ। और बहन जी बैठी थी ऐसे ही। और हमारे पिताजी 162 रुपये चंदे के देने गए थे। और जब हम भी पिताजी ने कहा कि भाई चलो तुम मुझे लेके चलो, तो हमने कहा पिताजी ये मोटरसाइकिल है, हमारे पास राजदूत थी उस टाइम पे, हमारे भाई की थी, हमारे बड़े भाई की, मेरी तो थी नहीं, हम छोटे थे।
तो लगभग 17 साल की उम्र रही होगी, 15 16 17 साल के करीब। तो पिताजी कहने लगे कि भाई चलो मुझे लेके चलो। हमने कहा पिताजी मोटरसाइकिल है, इसमें तेल डलवा लो, राजदूत में 6 रुपये का तेल डलेगा। हमारे पिताजी ने ये बोला कि मेरे पास 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं, 162 रुपये ये चुनाव के नाम के बहन जी को दे के आना है, साहब को दे के आने, मैं कराने में जाना, मुझे लेके चलो, और साइकिल पे चलना तो चलो। तो हम साइकिल ले करके 32 किलोमीटर पिताजी को ले करके गए, 32 किलोमीटर लेके आए। उस टाइम पे पहले दर्शन हमें अपनी देवी के हुए, और हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मेरा राजनीति में नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी का जिस तरह का था और मेरे भाइयों का था, तो मुझे उससे लगा कि हमें इसमें कुछ बहुत बड़ी आस्था उसमें वहाँ से जुड़ती चली गई। और धीरे धीरे करके जैसे ही 89 में बहन जी MP का चुनाव जीती बिजनौर से, तो हमारे अंदर अलग से ही खुशी हुई कि बहन जी जब मिल के आए थे वो MP बन गई, और 3 MP बन गए। और 3 MP के सारे फिर जब हम VP सिंह की सरकार में शामिल हुए, तो हम सोचने लगे हम तो सरकार में भी शामिल हो गए। और जब शामिल हो गए तो दिल्ली में एक धरना प्रदर्शन हुआ था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, ये साहब का नारा था। तो हम उसमें गए और जा कर के हमें अलग से उत्साह हुआ। हमें बहुत बड़ी शर्तों का नहीं पता था, लेकिन हम शामिल हुए क्योंकि आह्वान था अपने मसीहा का कि आओ और इसमें धरने में शामिल हो, हमें अपनी डिमांड पूरी करवानी है। और बाबा साहब को उस टाइम पे भारत रत्न का दर्जा और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए VP सिंह जी मजबूर हो गए। VP सिंह जी नहीं चाहते थे मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की उस ताकत ने, 3 MPओं की उस ताकत ने VP सिंह जी को मजबूर किया और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए उन्होंने ऐलान किया और लोकसभा में बिल पास करने का काम किया। ठीक उसी टाइम पे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का बिल पास हो जाए, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और उधर उनकी सरकार गिर दी गई। और जब सरकार गिर दी गई, अपनी पार्टी का एक MP था उस टाइम पे, चंद्रशेखर, उसको उस टाइम प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो हमने बहुत कुछ उस टाइम से सीखना शुरू करा। नारा उस वक्त चला था, अब जिक्र कर रहे हैं, उसके बाद से बहन जी के लिए नारा लगने लगा, दिल्ली की बारी है। क्या इस नारे ने बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र के लिए पहली एक तरीके से बढ़ती हुई उनकी जो पॉपुलैरिटी उसको कम करने का काम किया? हाँ, निश्चित तौर पर जब 2007 की सरकार पूर्ण बहुमत की आई, तो हम भी समझते थे, सभी लोग समझते थे कि हमें, जब हम पूर्ण बहुमत की सरकार, उत्तर प्रदेश जो इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसमें हम सरकार बना सकते हैं और वो भी पूर्ण बहुमत की, तो हम दिल्ली पे राज क्यों नहीं कर सकते। तो लोगों की समझ में आया, हमारे कार्यकर्ताओं की, सभी की समझ में आया, और एक आह्वान उठ खड़ा हुआ, एक नारे उठ खड़े हुए कि अब तो UP हुई हमारी है, अब दिल्ली की बारी है। और उससे जब जो मनवादी लोग थे वो जाग गए, जो सो रहे थे, जिन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, उन्होंने सोचा ये तो दिल्ली पर राज करने वाले हैं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र नीचे नीचे काटना शुरू कर दिया और बैकवर्ड को उन्होंने हमारे से छिटकाने के लिए तरह तरह, जिसका पता हमें भी नहीं पता चला, हम समझ नहीं पाए, और बैकवर्ड कुछ। क्या अभी आप लोगों ने उसकी काट खोज ली है? क्योंकि बैकवर्ड आप लोगों से बहुत दूर चला जा चुका है, यह डेटा आंकड़े बताते हैं इलेक्शंस के। नहीं, बिल्कुल ये सच था, लेकिन इसमें आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो प्लानिंग चल रही है, निश्चित तौर पे बैकवर्ड हमारे साथ जुड़ रहा है। और मुस्लिम समाज का व्यक्ति, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इस तरफ बड़ा चिंतित है और अपनी प्लानिंग वो अभी पत्ते नहीं खोल रहे, और वो बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित तौर पे जुड़ रहे हैं, और 2027 में उस तरह की स्थिति आएगी जो 2007 की थी।